बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री मोदी ने दमन और दीव में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए जीत का मंत्र दिया। दमन और दीव में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए। मजबूत लोकतंत्र ही मजबूत राष्ट्र की पहचान है। आपका भी विकास होना चाहिए, आपके क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। आप इजीली अवेलेबल होने चाहिए, सहजता से लोगों के बीच में होने चाहिए। हम जितना जमीन से की तरफ जाएंगे उतना जमीन से जुड़ेंगे, जितना जमीन से जुड़ेंगे उतनी हमारी ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोगों से दुर्गा पूजा पर सफाई अभियान चलाने की अपील की। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे दोहराने के लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली है। बीजेपी आगामी लोकसभा के चुनावों को देखते हुए मिशन 2024 पर पूरी तरह फोकस कर रही है। बीजेपी ने बिहार में लोकसभा के चुनावों को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी पार्टी सर्वे के आधार पर लोकसभा के चुनावों की तैयारी कर रही है। सर्वे के मुताबिक एनडीए के मौजूदा घटक दलों के साथ वो बिहार में 32 से 34 सीटें जीत सकती है। जातीय समीकरण को देखते हुए इस बार भी बीजेपी टिकट देगी। इसके साथ साथ बीजेपी 17 सांसदों में से 3 से 4 सांसदों की सीट में बदलाव भी कर सकती है। बीजेपी अगर सीटों में फेरबदल नहीं करती तो इनके टिकट भी काट सकती है। वहीं लोकसभा चुनावों के पहले जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। जेडीयू के 6 सांसद भी बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं, जिसमें पार्टी सर्वे के हिसाब से 3 की जीत पक्की है। इसके साथ साथ बीजेपी ने गठबंधन को लेकर भी फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चिराग पासवान और पशुपति पारस को पिछली बार की तरह 6 सीटें ही देगी। बिहार के अररिया में आज सुबह दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पत्रकार 2 साल पहले हुए अपने भाई की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थे। बिहार के अररिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी है। आज सुबह बदमाशों ने दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव का दरवाजा खटखटाया और उन्हें बाहर आने के लिए बुलाया। जैसे ही पत्रकार विमल कुमार यादव ने घर का दरवाजा खोला, वैसे ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे 2 साल पहले इनके सरपंच भाई की इसी तरह बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में पत्रकार विमल यादव मुख्य गवाह थे और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। बदमाशों ने विमल को कई बार गवाही नहीं देने से रोका था। शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं और आवाज देते हैं। आवाज देने पर निकलते हैं घर से बाहर और गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सतना में मासूम बच्ची से रेप करने वाले आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी इससे पहले भी मासूम बच्चे से रेप करने के मामले में सजा काट चुका है। मध्य प्रदेश के सतना में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से आरोपी के अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया है। बुलडोजर एक्शन के दौरान एसडीएम, सीएसपी, टीआई समेत भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। दरअसल बुधवार को आरोपी ने एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया था। ये पहली बार नहीं है जब आरोपी ने किसी के साथ दुष्कर्म किया हो। इससे पहले भी आरोपी साल 2012 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर चुका है, जिसके बाद उसे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी, मगर जेल में अच्छे चाल चलन के आधार पर 3 साल की सजा माफ हो गई थी और 18 महीने पहले वो जेल से बाहर आ गया था। जेल से छूटकर आने के बाद आरोपी ने एक बार फिर मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया है।
केंद्र सरकार आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसी के तहत एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के ठिकानों पर रेड कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में एनआईए की रेड जारी है। इससे पहले 1 अगस्त को एनआईए ने अवंतीपुरा, बारामूला, पुलवामा और शोपियां में रेड की थी और आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा था। 26 जून और 1 जून को भी एनआईए ने आतंक के मददगारों की कमर तोड़ने के लिए रेड की थी और उनके पास से बरामद दस्तावेजों को जब्त किया था। 9 मई को भी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी की गई थी। 4 मई को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, बारामूला के अलग हिस्सों में एनआईए ने जमात इस्लामी से जुड़े आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ रेड की थी। 26 अप्रैल को टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बडगाम में एनआईए ने खुर्रम परवेज के एनजीओ दफ्तर पर रेड की थी। केंद्र सरकार आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इसीलिए घाटी में आतंकियों के मददगारों और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। पंजाब के कई इलाके इस वक्त बाढ़ जैसी हालात से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भाखड़ा और पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पोंग डैम से छोड़े गए पानी से गुरदासपुर, होशियारपुर से लेकर कपूरथला के कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ का असर सबसे ज्यादा गुरदासपुर में दिखा। यहाँ के करीब 20 से ज्यादा गाँव पानी में डूब गए। यहाँ हालात इतने बिगड़ गए कि राहत और बचाव काम में एनडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया। एक बंदे नूं चाहे ओदा मज्जां दा बाड़ा, चाहे कोई छोटा मोटा भी नुकसान होया ओदा पैसा मिलूगा। तो प्रॉपर जिन्ने पैसे नॉर्म्स कहंदे ने वो तो भी बता के देवांगे। पंजाब के नंगल से भी बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तेज बारिश के बाद गोविंद सागर लेक का जलस्तर उफान मार रहा है। पंजाब के अन्य इलाकों में भी बाढ़ की वजह से ऐसे ही हालात हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आनंदपुर साहिब की तस्वीरें। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर वहां के हालात का जायजा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आनंदपुर साहिब के सतलुज दरिया के समीप गांव का दृश्य। आप देख सकते हैं कि सतलुज दरिया का पानी जो है किस कदर सड़कों पर घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और ये सड़कों पर पानी ने घूमकर ये सभी संपर्क मार्ग जो हैं तोड़ दिए हैं। एक गांव के हालात ऐसे नहीं हैं, तकरीबन आप देख सकते हैं कि दर्जनों गांव के ऐसे हालात हैं कि संपर्क एक गांव का दूसरे गांव से टूट चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि भाखड़ा डैम में पानी की आमद लगातार कम होती जा रही है। अगर आज की बात की जाए तो 1675 तक जो है वाटर लेवल जो है भाखड़ा डैम का पहुंच चुका है, जो कल 1676 में था। और इसके साथ बात की जाए पानी की आमद की तो वो भी लगभग 47,000 क्यूसिक पानी जो है भाखड़ा डैम की गोविंद सागर झील में आ रहा है और इतना ही पानी जो है सतलुज दरिया में छोड़ा जा रहा है। हालांकि फ्लड गेट जो है पहले 8 फीट तक खोल दिए गए थे, अब उनको 4 फीट तक कर दिया गया है। राहत है इसमें क्योंकि जो फ्लड गेट 8 फुट खोले गए थे अब 4 फुट खोल दिए गए हैं। और रांची में हुए एक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। सभी लोग कुएं में गिरे और एक बैल का रेस्क्यू कर रहे थे सभी लोग और तभी कुएं की मिट्टी धंस गई। झारखंड के रांची के एक गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां कुएं का एक हिस्सा ढह जाने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल गांव के एक खुले कुएं में एक बैल गिर गया था, जिसके बाद वहां लोग जमा होकर बैल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी इसी दौरान मिट्टी खिसक गई और 9 लोग कुएं में गिर गए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, प्रशासन ने मोर्चा संभाला और मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया। जेसीबी के माध्यम से खुदाई करेंगे और अप्रोच करेंगे, नजदीक से नजदीक जाएं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे मलबे में फंसे लोगों के परिजनों की आस भी कमजोर हो रही है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ही मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। 3 लोग सुरक्षित बाहर आए हैं। बिहार के दरभंगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां उद्घाटन से पहले ही करोड़ों की लागत से बन रही सड़क टूटने लगी है।
बिहार के दरभंगा जिले के स्टेट हाईवे 56 पर सड़क के उद्घाटन से पहले ही भ्रष्टाचार उजागर हो गया। उद्घाटन से पहले ही सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो गया। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क का सत्यानाश हो गया। यहाँ सड़क के धंसने से घटिया निर्माण की पोल खुल गई। ये सड़क कुशेश्वर स्थान को खगड़िया से जोड़ती है। 413 करोड़ रुपए की लागत से बने 20.8 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य 22 अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ था, जिसे 40 महीने में पूरा करना था। लेकिन अभी भी सड़क निर्माण का एक पुल समेत पिचिंग का काम बाकी है। लेकिन इसके निर्माण में हुए घटिया काम से सड़क में करीब 6 फीट का गड्ढा बन गया है, जबकि यहाँ 1.5 महीने पहले ही पिचिंग का काम हुआ था, जो इस सड़क के मानक के अनुसार काम नहीं होने का पुख्ता सबूत है। इस सड़क पर इक्का दुक्का ही वाहन गुजरते हैं, तब ये हाल है। आने वाले दिनों में जब यहाँ से भारी वाहन गुजरेंगे तो इन तस्वीरों से यहाँ की दुर्दशा का अभी से अनुमान लगाया जा सकता है। यूपी के एटा में एक स्कूल में अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने जमकर गदर मचाया। आरोप है कि स्कूल टीचर ने बच्चों को जय श्री राम की नारे जयकारे लगाने से रोका। यूपी के एटा में एक स्कूल में अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल परिजनों का आरोप है कि बच्चों को स्कूल में कलावा, माला और माथे पर तिलक लगाने को लेकर टोका गया। वहीं बच्चों को जय श्री राम, हर हर महादेव के जयकारे लगाने से भी मना किया जा रहा है, जिसे लेकर बच्चों के परिजनों और हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। स्कूल पहुंचकर लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने शिकायत की है कि उनके शिक्षकों द्वारा स्कूल में कोई भी रिलीजियस सिंबल ना पहन के, जैसे कलावा वगैरह ना पहन के आने के लिए मना किया गया है। इस बारे में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर आरोपी टीचर ने माफी मांग ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।